देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जी हाँ, वर्दी की साजिश का स्टिंग। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। TV9 भारतवर्ष पर आज हम एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो आपके दिमाग की नसें हिला देगा। आपकी रक्षा का दावा करने वाले पुलिस या सिस्टम पर आपका भरोसा तार तार हो जाएगा। 2 जुलाई की रात को कानपुर वाले विकास दुबे का बिकरू कांड आपको याद होगा। पुलिस के 8 जवानों की शहादत आपको याद होगी, लेकिन क्या पुलिस के जवानों की शहादत को रोका जा सकता था? TV9 भारतवर्ष पर सबूत के साथ आपको जवाब मिलेगा। बस कुछ ही देर में बिकरू हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा होने जा रहा है। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि पुलिस की गद्दारी के सबूत आज आपके सामने होंगे। ट्रैप वाले नरसंहार का कबूलनामा होगा। ऑपरेशन AK-47 के विभीषण से आपकी मुलाकात होगी, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं वर्दी की साजिश का स्टिंग। और आज TV9 भारतवर्ष बिकरू कांड के सबसे बड़े विलेन का पर्दाफाश करने जा रहा है। चौबेपुर थाने के SO विनय तिवारी ने गैंगस्टर विकास दुबे के घर पर दबिश के लिए साजिशन CO देवेंद्र मिश्रा को बुलाया था। जी हां, सब कुछ प्लान था, वेल प्लान था ये सब कुछ। साजिशन CO देवेंद्र मिश्रा को बुलाया गया। हम आपके सामने एक एक सबूत रखेंगे जिससे पता चलेगा कि SO विनय तिवारी ने विकास दुबे के घर दबिश डालने से पहले CEO को फोन किया था। वर्दी की साजिश का बड़ा स्टिंग अब आपके सामने है। SO विनय तिवारी के फोन के बाद CO देवेंद्र मिश्रा ने SP ग्रामीण ब्रजेश श्रीवास्तव को फोन पर विनय तिवारी और विकास दुबे के संबंधों की जानकारी दी थी। यानी पूरे सिस्टम को पता था कि चल क्या रहा है। CEO को यह भी अंदेशा था कि SO विनय तिवारी थाने के पुलिसकर्मियों को मरवा देगा। यानी इस बात का भी अंदेशा CEO को हो चुका था कि हमला हो सकता है पुलिस की टीम पर और पुलिस वाले मारे जा सकते हैं। शहीद CO देवेंद्र मिश्रा ने SP ग्रामीण को बताया था कि विनय तिवारी अपने इलाके में जुए के अड्डे चलवाता था और उसका हिस्सा पुलिस के बड़े अफसरों तक भी पहुंचता था। पूरा सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं कैसे उसकी मिली भगत थी, ये जानकारियां भी सामने आ रही हैं इस बातचीत के जरिए। अच्छा, इन दोनों का गांव एक ही है क्या सर? दोनों का गांव एक ही है क्या? इन दोनों का जो वादी है और दूसरा पक्ष है। हाँ वही कहा सर। गांव अलग अलग है कि एक ही है? ये जो है बिल्कुल लगा हुआ है, एक है सर। लगा हुआ अच्छा। आसपास के हैं, एक ही है सर। और गांव में फोर्स भी लगाने की जरूरत पड़ेगी थोड़ा, है ना? फोर्स लगाने की तो जरूरत पड़ेगी सर, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। एसओ शायद कह रहे हैं कि आप आ जाइए तब मैं जाऊंगा, तब इसके लिए तो मैं जा रहा हूँ, तब जाएंगे, सब निकलेंगे वो। अरे परेशान मत होइए, बस बहुत जल्दी जो है ना। जी सर। इनका सबको वारंट है। पहले तो लिस्ट तैयार कर रहा हूँ ना कि जो कर रहे हैं। कप्तान साहब ने कहा होगा इनसे कि गिरफ्तार करिए, तो अब जो है तो मुझसे कह रहा है कि आप आइए, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो अब उसमें आप दिमाग से करिएगा, तो एक बार नहीं 2-3 साल पूछ लीजिए, दबाने का अच्छा मौका है इसको, है ना? अब हम बताएंगे साहब इनकी ये पैर। आप आइएगा, ऐसा ना अभी एक गस्टेड ऑफिसर के साथ बैठक करेंगे, है ना? जी सर जी। तो अच्छे लोगों को कहीं से ले आया जाएगा, है ना? नहीं, इनके बारे में हम बताएंगे सर। ये जब उनके पैर छुएंगे तो क्या होगा? ये पैर छूता है उसके। अच्छा। हाँ, ये उसके पैर छूता है। तो एक बार मैंने कहा कि इससे संबंध करोगे तो मर्डर करा दोगे तो चार। बोले साहब अपराधी ही को तो सूचना देगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो पहले हाँ, अपराधी जो है अपराधी की सूचना देगा। उसने मुझसे कहा कि 1 लाख का इनामिया। मैंने कहा थाना चलाओ, तो 1 लाख नहीं मरवा देगा थाने में 2-4 को। वो जो है थाना चलाओ। बता रहे हैं बस अब सारी लोगों के अभी बैठक करते हैं ना। और तो वो साहब असल में उन्होंने ज्यादा रख दिया था हाथ, पहले वाले SSP साहब तिवारी जी, तो उसके ऊपर, इसी SO के ऊपर। अच्छा हाँ, तो इसलिए बोलना सीख गया था। अब कल 10 मिनट आपका टाइम चल देंगे, मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या क्या है। आइए, अभी एक आपने रिपोर्ट दिया है ना, एक आपने रिपोर्ट दिया था
तो जी जिस सर। पर सीईओ ने कोतवाली ने कोई जांच वाच करके मुक्त कर दिया था हाँ, मुक्त कर दिया। इसको, तो मैंने कल ही कहा है नहीं है ना, सब ने, अरे वो तो न जाने क्या क्या मुक्त किया सर। मैं कल 10 मिनट का आपका टाइम लूंगा सर बस। कई बजे सर पहुंचेंगे ऑफिस? ऑफिस 11 बजे पहुंचेंगे। मैं इसके बारे में पूरी वो करूंगा। ये 1.5 लाख रुपए लेकर के जुआ कराता था, हर महीना जुआ कराते। इसको मैंने मना किया कि देखो जुआ मत कराओ। एसएसपी साहब बोले मैं सीईओ को खा जाऊंगा अगर जो जुआ होता। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने इसको लिखा पढ़ी में सूचना दिया, लिखा पढ़ी में कि आपके क्षेत्र में जुआ है, आपकी मिली भगत है, इसको बंद करा दीजिए। इसने नहीं बंद कराया। फिर मैंने ठीक 20 दिन बाद बाहर का फोर्स लेकर के मैंने खुद पकड़ा जुआ उसको। और जुआ एसएसपी साहब बोले तुरंत रिपोर्ट दो, अभी रिपोर्ट दो, इसी समय रिपोर्ट दो, मैं इसको सस्पेंड कर रहा हूँ। हमने रिपोर्ट दे दिया। इसने क्या किया, जो जुआ कराता था बाहर के लोगों को आते थे, उससे इसने लिया 5 लाख। बोले गैंगस्टर में साले बंद हो जाओगे। वो उठा के 5 लाख दे दिया एसएसपी को। अरे बाप रे बाप। तो उन्होंने जो पीसीओ कल्याणपुर कर रहे थे वो भी खत्म कर दिया। सब इसकी जांचें खत्म हो गई। नहीं, इनको सबको लपेटूंगा मैं, है ना। ये स्थिति है सर इसकी। इससे तो हम इसीलिए बात करना साहब इससे वो कर दिया। और कहने लगा क्या कर लिया मेरा सीईओ। तो आज अब जब इसने मुझे कहा कि बगैर साहब आपके नहीं आएगा, तो मैंने कहा कि तुम किस किस मामले में मुझको बताया आज तक। आज दबिश की दिक्कत हो गई तो मुझे जरूरत पड़ गई। ठीक है मैं आ रहा हूँ। ये है ये वो लोगों नहीं है कि कह दें कि जो है अरे सर आप कहाँ आएंगे मैं देखता हूँ। अरे सर देख वो पैर छूता तो कल कहेगा ना कि सीईओ साहब लेके फोर्स आए थे, नहीं तो मैं तो कतई आने वाला नहीं था। ये है इसलिए हमको बुलवा रहा है। कोई मतलब थोड़ा है। वो तो फोन उसको कर ही दिया होगा कि भाग जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं है। वो तो फोन उससे बता दिया होगा जाओ यहाँ से। मैं आपसे सही बता रहा हूँ साहब। मैं तो बिल्कुल गेट पर पहुंच गया हूँ थाने पर। ठीक है, दबिश पड़ जाएगी, ठीक रहेगा। हाँ मैं जा रहा हूँ, आ गया हूँ तब थाने। चलिए फिर कोई परेशान मत होइए। सब नहीं साहब, हम लोग न जाने कितनी। मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ भी देखता हूँ मैं, प्रयागराज में भी देख के आया, जितना गस्टेड ऑफिसर काम करता है उतना काम कोई नहीं करता। न जाने कितनी साहब बरसातें देखी हैं। ऐसा थोड़ा है सर, हम लोग वैसे थोड़ा कि जैसे अपराधियों से वो करके पीछे हट जाए। लेकिन इसकी बात इसके उससे मुझे चिढ़न होती है। ये तो आपने हमको कल बताया ही था। चलिए ठीक है। तो शहीद सीईओ देवेंद्र मिश्रा के मुंह से निकले एक एक अल्फाज आज हम सबको हिलाकर रखने के लिए काफी हैं, क्योंकि जो वो बातें कह रहे हैं उससे कहीं ना कहीं पुलिस की गद्दारी के सबूत मिल रहे हैं। कानपुर के ट्रैप वाले नरसंहार का कबूलनामा इसे आप कह सकते हैं, और ऑपरेशन AK-47 का विभीषण विनय तिवारी, उसकी हरकतों पर से भी पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर यह नजर आ रहा है, कहते हुए नजर आ रहे हैं सीईओ देवेंद्र मिश्रा कि विनय तिवारी दबिश के लिए उन्हें बुलवा रहा है। इससे पहले तो कभी याद नहीं किया, लेकिन अब जबकि दबिश पड़ने वाली है विकास दुबे के ठिकाने पर, तो वो मुझे याद कर रहा है और कह रहा है कि आप आइएगा तो ही दबिश देने के लिए चला जाएगा। और कहीं ना कहीं उनको इस बात का शक था कि विनय तिवारी ने सारी इंफॉर्मेशन विकास दुबे को दे दी होगी कि पुलिस की टीम दबिश के लिए आने वाली है, लेकिन शायद उन्हें भी यह अंदाजा नहीं था कि यह जानकारी हासिल करने के बाद इस बार विकास दुबे भागेगा नहीं, बल्कि वहीं पर तैयारी करेगा पुलिस की टीम पर जानलेवा हमले की और 8 लोगों की जान ले लेगा। और आपको बता दें कि यह तो एक खुलासा था, लेकिन आगे ऐसे ही और भी खुलासे TV9 भारतवर्ष पर होते रहेंगे। लेकिन तमाम खास मेहमान हमारे साथ जो इस वक्त जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करा दें। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DGP रह चुके हैं यूपी के। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला इस वक्त लखनऊ से मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। यूपी में क्राइम जिस तरह से हम लगातार वारदातें देखते हैं, बहुत अच्छी तरह से यूपी के हालात को समझते हैं त्रिपाठी जी। अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, और मनीष यादव का हम रुख करेंगे सीधे कानपुर। आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले मनीष ये बताइए कि ये हमने बातचीत सुनी, देवेंद्र मिश्रा जो कि SP ग्रामीण हैं, उनसे सीईओ की बातचीत हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये बातचीत हुई कब
और क्या इस मुलाकात में सीओ देवेंद्र मिश्रा जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एसपी साहब से मीटिंग का जिक्र हुआ इस बातचीत में और यह कहा गया कि भाई 10 मिनट का समय मिल जाएगा तो हम आपसे बातचीत करके सारी बातों का खुलासा कर देंगे, सारी बातें आपके सामने रख देंगे, यह बातचीत हो पाई क्या? क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2 जुलाई को दबिश के लिए पुलिस पहुंची, उसके बाद वो पूरा कांड हुआ। यह बातचीत कब की है? देखिए समय ये बातचीत उसी 2 जुलाई को है, उसी रात की है, घटना से पहले की है। एसओ का फोन सीओ देवेंद्र मिश्रा के पास पहुंचा था, उसने कहा कि आपको दबिश डालने आना है, आपकी अगुवाई में ही हम लोग चलेंगे। उसके बाद सीओ ने कहा कि मैं आ रहा हूं, तुम तैयारी करो। सीओ देवेंद्र मिश्रा ने इस पूरी जो बातचीत थी उसकी जानकारी एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव को उसी रात को दी, जब वो गाड़ी में सवार होकर चौबेपुर थाने की ओर मूवमेंट कर रहे थे, चल रहे थे। सफर के दौरान ही वो ब्रजेश श्रीवास्तव जो कि एसपी ग्रामीण है उनसे बात करते जा रहे थे, उन्हें एक एक करके वो सारी चीजें बता रहे थे, एक एक करके वो सारी डिटेल्स बता रहे थे कि चौबेपुर थाने में आखिर हो क्या रहा है, चौबेपुर थाने में कैसे विनय तिवारी अपनी मनमानी किया करते हैं, जुए का कितना बड़ा नेटवर्क है जो विनय तिवारी के संरक्षण में फल फूल रहा है, जिसकी शिकायत वो बराबर करते रहे हैं। एसएसपी बार बार कार्रवाई की बात करते हैं कि जुए जितने भी थानों में चल रहे हैं वहां पर छापा मारा जाए, जुए को बंद कराया जाए और वो जिम्मेदारी सीओ की होगी। लेकिन जब सीओ जुए के खिलाफ, जुए चलाने वालों लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो फिर उसे बचा लिया जाता है। नाम भी लेकर उन्होंने कहा है, एसपी ग्रामीण से जो बातचीत चल रही है, सीओ देवेंद्र मिश्रा ने तत्कालीन एसएसपी का नाम लिया है कि कैसे उन्होंने पैसे लेकर विनय तिवारी के जुए के मामलों को छोड़ दिया, उनके खिलाफ जो जांच चल रही थी उसे भी रफा दफा कर दिया। तो पूरी बातचीत बता रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं समीर, इस बातचीत में विकास दुबे और विनय तिवारी के बीच जो साठगांठ थी उसका भी जिक्र किया गया है कि वो पैर छूता है। एसओ को, सीओ को अंदेशा था कि कितना बड़ा माफिया वो है, कितना बड़ा दुर्दांत अपराधी है। वो कह रहे थे कि थाने में वो मरवा देगा 2-4 को। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सारी जो चीजें हैं वो इशारा कर रही हैं कि ये साजिश पहले से बनाई गई थी, एक जाल बिछाया गया था जिसमें सीओ को फंसाना था और वो फोन करके, विनय तिवारी ने फोन करके और सीओ को बुलाया था। शहीद सीओ के घर पर इस वक्त आप मौजूद हैं और उनके परिवार वाले भी आपके साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ बात हो सकती है मनीष? और क्या ये जो साजिशें चल रही थी चौबेपुर थाने में, इसका इल्म परिवार वालों को भी था क्या? देखिए समीर, जो इनके भाई हैं सीओ साहब के, वो कमल कांत जी हमारे साथ हैं। कमल कांत जी, आपने ऑडियो सुनी, क्या कुछ अंदाजा था कि इस तरह की साजिश उनके खिलाफ चल रही है, इस तरह का जाल बुना जा रहा है? कभी बातचीत होती रही हो, क्योंकि परिवार में अमूमन तौर पर लोग शेयर करते हैं इस तरह की चीजें? देखिए, परिवार में वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ तो कोई शेयर करते नहीं थे और मैं देख रहा हूँ कि विकास दुबे की मौत के बाद बहुत सारे ऑडियोज, बहुत सारे वीडियोज मीडिया में उपलब्ध हैं, आ रहे हैं, रोज नए नए आ रहे हैं। लेकिन अब उनके ऑथेंटिकेशन जब तक प्रूव नहीं हो जाते, उस बारे में मैं क्या बोलूं? अगर मुझे पता होता तो मैं बोलता। मुझे जो पता था वो मैंने आपको पहले दिन बता दिया था कि ये चिट्ठी उन्होंने लिखी थी और एक ऑडियो था वो मैंने सौंप दिया था। इसके बाद अब ये सब चीज़ें कहाँ से निकल के आ रही हैं, कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, जब तक इनकी फोरेंसिक जांच नहीं हो जाती तो इस बारे में मैं क्या बोलूं? लेकिन जैसी साजिश बनाई जा रही है, अगर बातचीत को सुने तो सीओ साहब, उनकी आवाज आप पहचान ही रहे हैं, सीओ साहब बता रहे हैं एसपी ग्रामीण को कितनी गंभीरता से उन्हें अंदाजा था, उन्हें अंदेशा था कि किस तरह का नेटवर्क विनय तिवारी का विकास दुबे के साथ है, किस तरह की सांठगांठ है और क्या क्या कुछ हो सकता है। इसकी भी उन्हें अंदेशा एसपीआरए को जताया था। 10 मिनट का समय मांग रहे थे लेकिन वो मिला नहीं, क्योंकि 2 तारीख को ही घटना घट गई। हाँ, इतना जरूर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वो जो चिट्ठी दी थी आपको, और चिट्ठी में भी तो नीचे लिखा था कि कभी भी कोई गंभीर घटना हो सकती है। तो चिट्ठी का जिक्र भी बातचीत में किया गया है। एसपीआरए ने कहा है कि आपने जो रिपोर्ट भेजी है उस पर भी डिस्कस करना है। हाँ, तो इसका अंदाजा तो उन्हें था कि कभी भी किसी को भी शिकार बनाया जा सकता है, लेकिन शायद वो इस गलत फहमी में थे कि वो मैं भी हो सकता हूँ, ये कोई ने नहीं सोचा। जैसे संसार में रोज देखते हैं लोग मरते हैं तो अपन सहानुभूति प्रकट करने जाते हैं, लेकिन हमें भी एक दिन मरना है ये ऐसा सोच के कोई नहीं सहानुभूति प्रकट करता है। वो नहीं जानते थे कि इस कड़ी में वो भी शामिल हैं। तो अभी तो जो बातचीत सुनते हैं उससे देख के यही लगता है कि एक प्रकार से उनको जबरदस्ती उस कार्य को करने के लिए बाध्य किया गया, मतलब एक जाल बुना गया, उस साजिश में उन्हें फंसाया गया और उन्हें बुलाया गया और ये बताया गया कि आपके मार्गदर्शन के बिना ये कार्य नहीं हो पाएगा। और मार्गदर्शक को भीतर करके मार्ग
पे चलने वाले पीछे ही खड़े हो गए ताकि जो होना है वो मार्गदर्शक के साथ हो। और बुनी बुनाई साजिश तो थी ही, ये तो उन्होंने ऑडियो में भी कहा कि ये पैर छूता है। और साथ साथ में एक बात तय है इन ऑडियो को देखने से कि आवाज़ तो मिश्रा जी की ही लग रही है, क्योंकि मेरी उनसे अक्सर फ़ोन पे बातचीत होती थी। उनका बातचीत का लहजा, उनकी आवाज़, कुछ वो कानपुरी भाषा के शब्द बीच बीच में मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। आवाज़ तो उनकी है। इतनी गंभीरता हो जाती है कि उन्हें अंदाजा था, अधिकारियों को भी सूचना लगातार वो मनीष दे रहे थे। देखिए, बहुत कुछ जो है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ होता हुआ नजर आ रहा है। सीओ देवेंद्र मिश्रा का ये जो ऑडियो है, ये जो उनके अल्फाज हैं, ये साबित कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से कानपुर में पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा था और कैसे सीओ देवेंद्र मिश्रा को फंसाया गया, कैसे उन्हें ट्रैप किया गया और पुलिस वालों पर अटैक किया गया। अब आपको सीओ देवेंद्र मिश्रा और एसओ विनय तिवारी के बीच बातचीत का एक और ऑडियो टेप सुनाते हैं, जिसमें विनय तिवारी दबिश के लिए शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा को बुला रहा है, जिसका जिक्र देवेंद्र मिश्रा पहले टेप में कर रहे थे। और वो कह रहा है कि सर आपके नेतृत्व की जरूरत है, जिसके बाद देवेंद्र मिश्रा विनय तिवारी को फटकार भी लगाते हैं और कहते हैं कि आपने जुआ चलने दिया और हमसे झूठ बोला। हेलो सर, युवराज पूरे एसओ पहुंच रहे हैं कोर्ट के आ द्वारा। जाइए, आपके नेतृत्व की आवश्यकता। नहीं, नेतृत्व तो क्या क्या नेतृत्व जुआ करा रहे थे तो मुझे बताया था कि क्यों करा रहा हूं मैं। नेतृत्व आज नेतृत्व की जरूरत पड़ गई मुझे अभी तक उस बात के लिए सर अभी तक आप दिल में रखे हैं सर। क्यों दिल में न रखे? आप जो है हमसे झूठ बोलते रहे सर। मुझे वाकई में नहीं पता था सर। मैं वाकई में पता नहीं था। इतना तेज समझ रहे हैं सर। तो देवेंद्र मिश्रा को बहुत कुछ अंदाजा हो चुका था, लेकिन फिर भी शायद उन्होंने ये कभी ख्वाब में नहीं सोचा होगा कि इस तरह से विकास दुबे के गैंग के जरिए उन्हें और उनके साथी पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, बहुत सारे राज जो हैं उन पर से पर्दा हट रहा है आज। बिल्कुल सिमर, देखिए दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी जो जानकारी है उसमें दो बातें मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात तो ये है कि खुद शहीद सीओ वो खुद ये सारे जो एविडेंस सामने आ रहे हैं, इन एविडेंस को वो खुद इकट्ठा करते चल रहे थे। उनको इस बात का अंदेशा था कि ये जो एसओ है ये इतना पावरफुल है कि वहां ये कोई कार्रवाई होने नहीं देगा और ये भी हो सकता है कि उल्टा किसी न किसी मामले में उनको फंसा दिया जाए। तो ये एविडेंस वो खुद इकट्ठा करते चल रहे थे। ये एविडेंस, हमारी जानकारी ये भी है कि उन्होंने ये जो रिकॉर्डिंग हुई है, इसके अलावा जो चिट्ठियां लिखी हैं, ये सब एविडेंस उन्होंने रखे थे कि अगर वो नौबत आती है कि उनको किसी झूठे मामले में ट्रैप कर दिया जाए या उनके साथ कोई अनहोनी हो जाए, तो ये सारे एविडेंस इस बात को साबित कर सके कि वहां चल क्या रहा था। और वही हुआ। पहली बात ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये है कि उस दिन जानकारी ये भी हमारे पास समीर कि उस दिन उनको ये एकदम क्लियर था कि वहां पर कोई नहीं मिलने वाला है, विकास दुबे वहां से भाग चुका होगा। और जो उनकी एसपीआरए की बात हो रही थी वो सिर्फ इसलिए जा रहे थे कि दबिश हो जाए। दबिश से एक बहुत बड़ा अपराधियों के इलाके में बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव भी होती है कि उसके यहां दबिश पड़ गई। दबिश का मतलब है कि इसका मतलब है कि एक्शन इज ऑन, कार्रवाई शुरू है। लेकिन ये हो जाएगा, ये साजिश है, ये उन्होंने ख्वाब में नहीं सोचा था। अदरवाइज वो वहां नहीं जाते। उनको ये क्लियर था कि विकास दुबे हाथ नहीं आने वाला है, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आ रही है उसमें। समीर, बिल्कुल। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, ये बातचीत सुनकर आपके जहन में कौन से सवाल उठ रहे हैं? और हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पुलिस वालों को भी ये पता था कि एसओ विनय तिवारी ने अब तक सूचना दे दी होगी विकास दुबे को और वो वहां से भाग गया होगा, लेकिन फिर भी मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए ये दबिश दिलवाई गई। ये अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा अटैक हो जाएगा। समीर साहब, मैं आपको चार बातें प्रस्तुत करूंगा पुलिस की उप संस्कृति के आधार के ऊपर। जी सर। इतना बड़ा जुआ क्षेत्र में चल रहा है और लोग अनभिज्ञ हैं। इसमें बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी और अब भी हो सकती है कि जिन लोगों ने आंखें मूंदी इस जुए को लेकर के, और इस तरह की नमक हरामी अगर पुलिस में होगी तो पुलिस विभाग चल चुका। और अभी भी मनीष शुक्ला जी से मैं कहूंगा, विनय तिवारी का डिसमिसल क्यों नहीं हो पा रहा है? आपने जेल भेज दिया, इतना पर्याप्त नहीं है। आपको एक नसीहत देनी चाहिए कि पुलिस विभाग में ऐसे अफसर कुर्बान कर दिए जाते हैं, इनका तुरंत डिसमिसल कीजिए। और दूसरी चीज मैं आपको बता रहा, कई एनकाउंटर मैंने भी देखे, संदिग्ध टाइप के लोग जैसे विनय तिवारी होते हैं, उनसे मैं कहता हूं आप आगे चलिए और भागने की कोशिश न कीजिएगा, क्योंकि स्नाइपर आपके पीछे खड़ा है
अगर आपने भागने की कोशिश की, पहली गोली आपको मार दी जाएगी। इसलिए अपना अगर अच्छा बुरा चाहते हैं, आपने मुझे बुलाया है दबिश डालने के लिए, मैं चलूंगा, लेकिन मुझे आपकी नीयत के बारे में शक है। और अगर जरा सी दाएं बाएं भागने की कोशिश की, पहली गोली मैं आपको मार दूंगा। मुठभेड़ में कैजुअलिटीज एक्सेप्टेबल होती हैं, और इस तरीके के लोगों को बिल्कुल बिना मुरव्वत के भागने की कोशिश की या पीछे हटे, क्योंकि इसमें भी देखे आप कि मुठभेड़ के बाद ये पीछे हटा था, ये विनय तिवारी जी पीछे हटा और औरों को शहीद करवा दिया। मेरा ये संस्तुति होगी मनीष जी के जरिए कि इसकी जांच में जो परिणाम आएंगे जो प्रथम दृष्टया विनय तिवारी का डिसमिसल होना चाहिए था वो कीजिए। जो जुआ चल रहा था उसकी जांच में एंटी करप्शन से और सीबीसीआईडी से करवा के जो चलवा रहे थे, जो लाभान्वित हो रहे थे, कम से कम उनके खिलाफ कार्रवाई, इंटेग्रिटी सर्टिफिकेट विथहोल्ड करना, सस्पेंशन और डिपार्टमेंटल एक्शन तो करा दे। इतनी कृपा कर ले अपने ऊपर। बिल्कुल। और वो पुलिस अधिकारी क्या है जिसकी नाक के नीचे ये इस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है और वो अनभिज्ञ है, ये मैं मानने को तैयार नहीं। या तो मिला हुआ है या बिल्कुल ही नालायक है या दोनों है। और दोनों ही परिस्थितियों में ऐसे पुलिस अधिकारियों की जरूरत इस गरीब प्रदेश को, देश को नहीं है। ये प्रदेश अब कुर्बानी मांग रहा है। बिल्कुल। मनीष शुक्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। मनीष शुक्ला साहब, जवाब दीजिए। इस ऑडियो को सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा सिस्टम ही मानो करप्ट हो गया हो, और इस ऑडियो को सुनने के बाद यह भी लगता है कि एक ईमानदार, एक बहादुर पुलिस अफसर, उसके लिए काम करना कितना मुश्किल है सिस्टम में। देखिए समीर जी, जो ये ऑडियो है और ये इस तरह के जितने भी एविडेंस हैं, ये जांच के पार्ट है। और विनय तिवारी जो एसएचओ चौबेपुर था और जो चौकी इंचार्ज के शर्मा था, उसकी संलिप्तता पाई गई। इसी आधार पे उसके ऊपर सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करके उसे जेल में भेजा गया है। और आज अभी विक्रम जी ने कहा कि डिसमिसल्स की कार्रवाई, तो निश्चित रूप से अभी ऑडियो सामने आया है और ये सारे ऑडियो और ये सारे एविडेंस पुलिस के पास मौजूद है और उसी के आधार पे जांच आगे बढ़ रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक मामला गया था। उनके निर्देशानुसार एक न्यायिक आयोग का गठन हुआ है जो अपनी जांच कर रहा है, और प्रदेश सरकार ने भी एक एसआईटी का गठन किया है। मनीष शुक्ला साहब, ये सवाल सिस्टम का है। आखिर ये कैसा सिस्टम है जिसमें सब कुछ जानते बूझते एक बहादुर पुलिस वाले को मौत के मुंह में छोड़ दिया जाता है, मौत के मुंह में डाल दिया जाता है? देखिए, सिस्टम में कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व थे और विनय तिवारी के शर्मा गिरफ्तार है। देखिए, सिस्टम को आप चाहे जो दोष दे, लेकिन उसी सिस्टम ने देवेंद्र मिश्रा की भी तैनाती सीओ के पद पर वहां कर रखी थी। और उस दिन रात में भी जो उस समय के जो एसएसपी थे, तत्कालीन एसएसपी नहीं, जिन्होंने संरक्षण दिया था। मनीष जी, अब देवेंद्र मिश्रा की सीओ के रूप में तैनाती करके एहसान तो नहीं कर दिया गया उनके ऊपर। उन्होंने जो बातें कही, जो उनकी तफ्तीश में बातें सामने आई और जिस गद्दारी का उन्हें अंदाजा हो गया था, वो बातें सामने रखने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, उनकी जान चली गई। समीर जी 30 सेकंड समय दीजिएगा। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जिस सिस्टम को आप कह रहे हैं उसमें कुछ लोग करप्ट थे जिनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और हो रही है और लोग जेल में हैं। लेकिन उसी सिस्टम में देवेंद्र मिश्रा भी थे, उसी सिस्टम में एसपी ग्रामीण ब्रिजेश श्रीवास्तव से जिनकी वार्ता आप सुना रहे हैं, उसी सिस्टम में उस समय के एसएसपी जिन्होंने आदेश दिया कि तत्काल दबिश देके उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जाए। विक्रम जी मेरी बात से सहमत होंगे कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, थे, और सरकार इस बात को मानती है, इसलिए ही उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है। और एक बात सुनिश्चित जानिए कि उस घटना के बाद विकास दुबे एक अपराधी था, उसका एक आर्थिक साम्राज्य था, ये हम लोगों ने, हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया। उसके गैंग का सफाया हुआ, उसके आर्थिक साम्राज्य पे कार्रवाई हो रही है। और जो संलिप्त होगा, मैं बहुत सावधानी से कहना चाहता हूं, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तत्कालीन एसएसपी जिनका नाम आपके ऑडियो के माध्यम से सामने आया है, उनको वहां से हटा के उनको अटैच किया गया, जांच चल रही है। आप देखिएगा, मैं भारतवर्ष TV9 भारतवर्ष में कह रहा हूं कि कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर भी सुनिश्चित होगी। आनंद तिवारी का जिक्र कर रहे हैं, आनंद तिवारी जो कि एसएसपी रहे थे। कोई हो, न्यायिक आयोग एसआईटी की रिपोर्ट आने दीजिए, जो होगा, क्योंकि देखिए बहुत चीजें गरिमा के विरुद्ध होती है कहना, ठीक है, जो भी होगा उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। ठीक है, कार्रवाई जरूर होगी, आप ये आश्वासन दिला रहे हैं। अनुराग भदौरिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को ये बता दें कि अभी और भी कई खुलासे हैं जिसे सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए अब आपको सुनाते हैं पूरे मामले में राहुल तिवारी नाम के शख्स की क्या भूमिका थी। दरअसल राहुल तिवारी की शिकायत के बाद ही एसओ विनय तिवारी ने
सीईओ देवेंद्र मिश्रा को बुलाने की साजिश रची थी और यह कहा था कि सर आ जाइए, आप ही के नेतृत्व में दबिश देने चलेंगे। हाँ जैन सर। हाँ जी। ये हमारे यहाँ गांव पड़ता है सर, एक जादेपुर घस्सा। हाँ। वहाँ के राहुल तिवारी आए हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं विकास दुबे के खिलाफ। धारा बन रही है 364, 342, 307 7 CLA। वो अपहरण किए हैं। फॉर्चूनर गाड़ी में डाल लिया तथा ले जाकर कमरे में बंद कर लिया। मौका पाकर वहां से किसी तरह भाग निकला। जैसे ही प्राची विक्रू मोड़ पर पहुंचा तो विकास दुबे ने घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। हकीकत तो मारपीट हुई है। तो किससे? इसको पहले थाने ले जाइए ना। पहले थाने ले जाइए। थाने में ही आप क्यों नहीं गए? घटना हुई है कि नहीं हुई? मारपीट तो हुई है। लिख दीजिए, SPRA को बता देना। ठीक। तो विकास दुबे के खिलाफ राहुल ने शिकायत की थी। राहुल तिवारी के नाम लेके सीईओ को बुलाया गया। ये जानकारियां सामने आई हैं। राहुल तिवारी नाम के इस शख्स की क्या बड़ी भूमिका थी इस पूरे कांड में, इसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया, अब तक जितनी जानकारियां सामने आ चुकी हैं और जितने ऑडियोज हम TV9 भारतवर्ष के दर्शकों के सामने रख चुके हैं, उनको सुनने के बाद आपको क्या नजर आता है? क्या ये सिस्टम जैसा पहले था वैसा ही चल रहा है और यहां पर ईमानदार अफसर, जो कोई ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करना चाहे, बहादुरी से अपना फर्ज निभाना चाहे, उसके साथ यही सलूक होता रहेगा क्या? यहाँ पे दरअसल में दिक्कत यह है कि जो सरकार है वो कान में तेल डाल के सो गई है। उसे कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना कि कान में तेल डाल के सो रही है, चाहे कितने भी केसेस हो जाते हैं उनसे पूछो तो एक ही जवाब देते हैं, सब ठीक बा। अरे भैया, यही एक IPS ऑफिसर ने लिख के भेजा था कि कितना रेट लिस्ट जारी की थी, आपको याद होगा। एक IPS ऑफिसर ने लिखा था कि रेट लिस्ट हो रही है, यहाँ पे कितने में किसकी पोस्टिंग हो रही है। जब पैसे से पोस्टिंग होने लगेगी तो फिर ऐसा ही होगा ना। जब यहाँ भी पैसे का जिक्र हो रहा है ऑडियो में, क्योंकि पैसे की पोस्टिंग हो रही थी हर जगह पैसे की लूट मची उत्तर प्रदेश के अंदर में। उसमें नुकसान किसका हो रहा है? जाबाज पुलिस वाले, ईमानदार पुलिस वाले, ईमानदार जनता, पूरी देश की, हमारे उत्तर प्रदेश की, पूरी प्रदेश की जनता सफर कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप बताइए क्या इतनी हिम्मत पड़ जाएगी कि अगर गाजियाबाद की भी घटना आप ले लीजिए, विक्रम जोशी वाली, जब वो विक्रम जोशी फोन करते हैं तो ऐसो फोन उठा के कहते हैं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है दे दीजिएगा चिट्ठी। माने इतना लचर रवैया हो सकता है किसी वहां पे स्टेशन ऑफिसर का, उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। इसी तरह से हर जगह हो रहा है। आप देखो, इनका फिरौती का पैसा पुलिस वाले के सामने लेके भाग जाए, इसके मतलब पुलिस क्या उसको टर्मिनेट नहीं करना चाहिए था? जो SP था वहां पे, जो भी उसमें जो वहां पे गया था पैसा दिलवाने के लिए, उसको सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट होना चाहिए था। तुम्हारा इतना इकबाल नहीं है कि तुम्हारे सामने से पैसा लेके भाग गए फिरौती वाले। और मैं आपको बता दूं, जो घटना अभी हुई थी, थाने में अपराधी आता है, अपराधी थाने में पकड़ के लाया जाता है, थाने में आराम से चाय पीता है, उसके बाद भाग जाता है दीवार कूद के, फिर दोबारा अपना छल्ला हिलाते हुए आता है अपराधी और गाड़ी लेके चला जाता है। क्या ऐसे वहां पे जो अधिकारी थे उनको सस्पेंड करते हो आप? ऐसे लोगों को टर्मिनेट करना चाहिए, क्योंकि इसमें कई लोगों की जिंदगी होती है। नहीं तो अनुराग भदौरिया साहब, क्या आपको लगता है जिस तरह का सिस्टम समाज के अंदर में आपकी सरकार के वक्त चल रहा था वैसे ही सिस्टम अभी भी चल रहा है? क्योंकि विकास दुबे 2017 के बाद तो नहीं बन गया इतना बड़ा गैंगस्टर। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से पूरे प्रदेश के अंदर में हत्या, लूट, मार, चोरी, डकैती, ये मैं नहीं कह रहा हूं, NCRB का डाटा कह रहा है, सरकारी डाटा कह रहा है, महिलाएं असुरक्षित होगी उत्तर प्रदेश के अंदर में। और ये सारा दिन किसमें बिजी रहते हैं? ये खोजते रहते हैं समाजवादी किधर है, समाजवादी कहीं धरना तो नहीं कर रहे हैं, कहीं जनता के लिए आवाज तो नहीं उठा रहे हैं, कहीं जनता की भलाई की बात नहीं कर रहे हैं, चलो इस पे FIR करो। जनता के लिए बात क्यों कर रहा है? नहीं, जनता के लिए बात नहीं करनी है, कोई जनता की बात नहीं करेगा, जनता को लूटना है, जनता। अरे अनुराग भदौरिया साहब, लेकिन इस सवाल का जवाब कभी आपने तलाशने की कोशिश की कि विकास दुबे नाम का गैंगस्टर इतना बड़ा राक्षस कैसे बन गया? 2017 के बाद बना या आपके राजकाल में भी बना? भारतीय जनता पार्टी जब भी आती है, विकास दुबे जैसे जो गैंगस्टर है ना, राक्षस बन जाते हैं। 2001 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब इसने नहीं तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हमने विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया, विकास दुबे के गैंग का सफाया हो गया, आपकी सरकार में फलता फूलता रहा, तो उसका भी जवाब दे दीजिए ना। नहीं बना रहे थे किसमें? भाई बीजेपी तो ये कह रही है ना कि देखिए हमारी सरकार आई और विकास दुबे के पूरे गैंग का खात्मा हो गया, आपकी सरकार में फलता फूलता रहा।
मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या 8 पुलिस वाले शहीद हुए बीजेपी वापस ले आएगी? जिनका बेटा गया उनको वापस ले आएगी? जिनका पति गया उनको वापस ले आएगी? क्या जाबाज हमारे अधिकारी को वापस ले आएगी? नहीं ला पाएगी। किसी का भाई गया उसको वापस ले आएगी? नहीं ला पाएगी। ये हमारे 8 पुलिस वाले शहीद करने के बाद आप बोलोगे कि हमने कितना बड़ा काम कर दिया? अरे जेल से छुड़ा के तो आपके 2 विधायक लेके आए थे, जिसका नाम ले रहा था विकास दुबे, कह रहा था कि माननीय विधायक तो हमें छुड़ा के लाए हैं। ठीक है अनुराग जी, बने रहिए हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब भी मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब, क्या समझ में आता है इस करप्ट सिस्टम का जिम्मेदार कौन? देखिए, निश्चित तौर पर आपने अभी जब अनुराग भदौरिया बोल रहे थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी के लोग सचमुच जो अपराध है, जो सिस्टम की सड़ांध है, उसके खिलाफ सड़कों पर निकलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में कोई भी विपक्षी पार्टी ये काम नहीं कर रही है। लेकिन मूल बात जिस पर मैं करना चाहता हूं, जो ये ऑडियो टेप सुनने के बाद, एक तो सबसे बड़ी बात है कि विकास दुबे जो बीमारी का एक बहुत गंभीर लक्षण है, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी तरह की पारदर्शिता नहीं दिखाई। जब मीडिया में कोई खबर आती है उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार रिएक्ट करती है। जब मीडिया बता देता है कि कितना बड़ा कांड हो गया तो उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हमने ये कर दिया। और जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्या विकास दुबे सिर्फ कानपुर के बिकरू गांव में है? क्या विकास दुबे जिसका एनकाउंटर हो गया सिर्फ वही है जो पुलिस वालों से मिला है, थाने बिक गए हैं या एसएसपी उसकी मदद कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश के हर जिले में अपराधी और पुलिस का गठजोड़ है, जिसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं कह रहा हूं कि अगर योगी सरकार को, और मैं इसलिए भी ये बात और जोर देकर कह रहा हूं कि अभी अभी भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होना शुरू हुआ है। राम नीति, राम राज्य की बात उत्तर प्रदेश से शुरू होती है, तो हर कोई पहला सवाल करेगा कि क्या उत्तर प्रदेश में अपराधी पुलिस गठजोड़ खत्म होगा? क्या जो सामान्य अधिकारी हैं, जो ईमानदार अधिकारी हैं, वो काम कर पाएंगे? क्या जो पहली पोस्टिंग लेकर आएगा उसके ऊपर दबाव नहीं होगा कि वो वसूली करके ऊपर पहुंचाए? मुझे लगता है कि अगर इस पर कोई व्हाइट पेपर नहीं आता है, इस पर कोई सरकार की तरफ से स्पष्टता नहीं आती है, तो एक के ऊपर मामला दर्ज होगा, दूसरा कोई वही काम कर रहा होगा, तीसरा फिर सिस्टम बनाएगा। और हम सिर्फ एक विकास दुबे पर बात कर रहे हैं। क्या ऑडियो टेप आने के बाद जब इस तरह से चैनल पर खबर आ जाएगी तभी सरकार रिएक्ट करेगी? ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, वाजिब सवाल आपने उठाया त्रिपाठी जी, और मैं चाहूंगा मनीष शुक्ला जी इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं हर्षवर्धन जी कि ये विकास दुबे जिसे मारा जा चुका है, जो अब नहीं है यूपी में, इस दुनिया में, लेकिन न जाने कितने ऐसे विकास दुबे होंगे जो कि यूपी में अपना गैंग चला रहे होंगे, जिनसे पुलिस वालों की मिली भगत होगी, जिनसे खौफजदा होंगे यूपी के निवासी। देखिए समीर जी, 19 मार्च 2017 को हमारी सरकार बनी और बिना मीडिया में खबर आए ही हमने उसकी गिरफ्तारी की और 2.25 साल जेल में रखा। 2 और 3 जुलाई की रात में जब पुलिस उसको गिरफ्तार करने दबिश देने गई थी तो केवल कानपुर में नहीं गई थी, उसी दिन प्रयागराज में अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की गिरफ्तारी की गई। 1 लाख का इनामी वो था, यानी, और मीडिया में खबर नहीं दी गई थी, मीडिया ने नहीं खबर दिखाई थी। हमने गिरफ्तारी उसकी भी उस रात में की थी। बाराबंकी में उसकी 25,000 की इनामी की गिरफ्तारी की थी। इनामी था ना 1 लाख का इनामी था अशरफ, 25,000 का इनामी था। बाराबंकी में गिरफ्तारी उस दिन रात में हुई थी। अशरफ 1 लाख का इनामी था, सीबीआई का वांटेड था वो। और विधायक राजूपाल की हत्या की थी, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और 15 किलोमीटर दौड़ाकर उसकी हत्या की गई थी। उस समय वो विधायक था और अशरफ ने मारा था। और तीसरी बात, उस दिन भी जब गिरफ्तारी करने इसको भी गई थी विकास को, तो विकास की खबर नहीं छपी थी, गिरफ्तारी करने पुलिस गई थी। यानी हम प्रोएक्टिव थे और उसकी गिरफ्तारी करने गए थे। सिस्टम में कुछ नाकामियां हुई थी जिसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का नेता विकास दुबे, उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य, 2004 से 2017 के बीच एक बार भी गिरफ्तार नहीं किया गया। और उसके साथ रहने वाले गुड्डन त्रिवेदी से लेकर तमाम लोग अखिलेश यादव के संरक्षण। मनीष शुक्ला साहब, लेकिन अभी की बात कीजिए, अगर अभी तो आप तब जागे ना जब ये कांड हो गया, 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। आपने बात की है बिकरू गांव के गांव वालों से, मनीष शुक्ला साहब, गांव वालों से बात की कभी आपने? वो ये कहते थे कि ये शख्स आतंकी था, जिसकी चाहता था जमीन कब्जा कर लेता था, जिसको चाहता था गोली मार देता था। 65 आपराधिक मामले होने के बावजूद भी जमानत कैसे मिल गई इसे? हमारी सरकार 2017 में बनी, 2.25 साल वो जेल में रहा। इस बीच में उस दिन भी गिरफ्तार करने हम गए थे। जमानत मिल गई, जमानत मिलने के बाद आके यहाँ लूटपाट शुरू कर दी।
तब ये संरक्षण दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोग। आज यहाँ आके बातें कर रहे हैं जो हमारे एक एक करके अनुराग भदौरिया साहब, उसको पकड़ना, अनुराग भदौरिया साहब एक एक करके जवाब तो नहीं मिलेगा पहले मनीष जवाब पूरा कर रहे हैं भदौरिया साहब, उसके बाद बोलिएगा। सांप इन्हीं को खा जाएगी। अगर ये जानते होते तो शायद इतना पढ़ने देते। विधायक ने उनकी जमानत कराई, इनके विधायक ने उनकी मदद की, किसने मदद की? भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मदद की। उसने खुद बोला है भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने मदद की और मैं जमानत पे छूट के आया। निवेदन है इनको शांत करिए, मेरे जवाब को पूरा होने दीजिए। क्यों शांत हो जाए? 8-8 पुलिस वाले शहीद हो जाए, हम शांत हो जाए? या रेप हत्या होती है हम शांत हो जाए? अपराध का फरोती लेके कोई पैसा लेके भाग, अरे अनुराग भदौरिया साहब, अगर आपके अंदर इतनी ही आग थी तो जब 5 साल तक आपकी सरकार थी तब आपने क्या किया? मांगने के लिए आत्मदाह 5 साल तक आपने क्या किया विकास दुबे के खिलाफ? जिला पंचायत सदस्य बनाया आपने। वहाँ पे जो मैं नहीं चाहता कि इस पर कोई राजनीति हो। जिस बड़े मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं, जिस बड़े मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं उसी पर बात रखिए। मुद्दा वही है कि पूरा सिस्टम जो है वो करप्ट क्यों नजर आ रहा है। हमारे बॉर्डर पे इस सिस्टम में विनय तिवारी जैसे लोग क्यों फल फूल रहे हैं? देवेंद्र मिश्रा जैसे ईमानदार अफसर क्यों मारे जा रहे हैं? थोड़ा सा जिम्मेदारी रखिए, थोड़ा सा जिम्मेदारी रखिए। मनीष यादव हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, और क्या जानकारियां और क्या अहम बातें इन ऑडियोज के सामने आने के बाद इस वक्त सामने आई हैं, और खास तौर पर देवेंद्र जी के परिवार वालों के साथ इस वक्त आप मौजूद हैं, वो क्या कह रहे हैं? उनको क्या उम्मीद है कि अब ये सिस्टम दुरुस्त हो पाएगा? मनीष, आप ही से सवाल था। जी समीर, मैं ये कह रहा हूं कि देवेंद्र जी के घर वालों के साथ इस वक्त आप मौजूद हैं, शहीद सीओ के परिवार वालों के साथ। क्या उनको उम्मीद है, जिस तरह से अब ये जानकारियां सामने आ रही हैं, कि ये सिस्टम दुरुस्त हो पाएगा? बिल्कुल, ये सवाल बहुत लाजमी है क्योंकि लगातार जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, कैसे साजिश बना के उन्हें फंसाया गया। आपको लगता है कमलकांत जी कि वाकई न्याय मिल पाएगा आप लोगों को? देखिए ऐसा है, ऑडियो नहीं जा रहा आपका? बताइए नहीं जा रहा, बताइए आप। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग किसी भी प्रकार से मामले को राजनीतिक रंग देने से बचिए। जहां कहीं भी राजनीतिक रंग दे दिया जाता है, जांच अपने से भटक जाती है और आपसी वाद विवाद में उलझ जाते हैं। कायदे से देखा जाए तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को इस मामले पर बोलने का अधिकार नहीं है। आप विकास दुबे का वो ऑडियो भूल गए जिसमें वो डायरेक्ट बात कर रहा है एक सिटिंग एमएलए से, और उसके बाद में नाम ले रहा है एक अंसारी का कि इसके साथ में पैसे का इंतजाम कर लो, 20 लाख रुपया और वकील की ड्रेस चाहिए उसको। एक आदमी जो मारा फिर रहा है पुलिस के भय से, वो किससे कांटेक्ट करेगा? उसी से करेगा जो उसका परम विश्वसनीय होगा। अगर ऐसी बात करेंगे तो आप सभी पार्टियों के नेता लपेटे में आएंगे और एक दूसरे में कुत्तों की तरह लड़ते हुए मर जाएंगे, जांच जहां की तहां रहेगी। आपको तो इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि कल ऑडियो वायरल हुए तो उसके आधे घंटे बाद जांच आयोग ही क्वारंटाइन में चला गया 15 दिन के लिए। इस पे किसी का ध्यान नहीं है आपका। हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर डिपार्टमेंट में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं। आप उसको पार्टी से या जाति से या अन्य चीज़ों से विभाजित करके आप जांच को प्रभावित करने की चेष्टा क्यों करते हैं? कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंचता, कोई कहीं पहुंचता। मैं पिछली बार भी कह चुका हूं कि रोग आपका भयानक है समाज का। आप लोग मृत्यु की तरफ उन्मुख हैं, आज भी नहीं चेते और आज भी अपने निहित स्वार्थों के लिए बात करते रहे तो न्याय की आशा। आप सोच लो किसी तरह जांच पूरी हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है मनीष, आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए। ये मामला तमाम गंभीर है, समाज की समस्या है। ये तमाम बातें वाजिब हैं जिनका जिक्र बिल्कुल होना चाहिए। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम सिंह साहब, क्या आपको ये बात चौंकाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया, एनकाउंटर पर सवाल उठे और उस पर सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो भी ये मामला उठा कि भाई जिस शख्स पर 65 संगीन आपराधिक मामले हों उसको जमानत कैसे मिल जाती है?
वो खुलेआम घूम कैसे रहा था, खुलेआम अपनी आपराधिक गतिविधियों को चला कैसे रहा था, इसकी इजाजत कैसे दे दी गई? समीर साहब, मैं तो स्वयं स्तब्ध हूं और मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि एक गमले में उगने वाला ये अपराध का वट वृक्ष कैसे बना, ये सपोला अजगर कैसे बन गया, बिना पुलिस विभाग की सहमति, संलिप्तता के और शासन प्रशासन राजनीतिक मित्रों के संरक्षण के बिना ये इतना ऊंचे कद का अपराधी नहीं बन सकता था। और अपराधी बनने के साथ साथ इसने पूरे सिस्टम को धता बताया और मनमाने तरीके से अपराध किया। हमारे 8 पुलिसकर्मियों को शहीद किया और ये जरूरी है कि इसको देखें। और मैं फिर कहूंगा समीर साहब, कुछ प्रकरण ऐसे होते हैं जिसमें यह प्रकरण भी है जिसमें पहले कार्रवाई पहले, जांच बाद में। प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य उपलब्ध है, जिसको पुलिस की भाषा में, फौज की भाषा में कहते हैं शूट फर्स्ट आस्क लेटर, पहले गोली मारिए बाद में पूछिए आपका शुभ नाम क्या है। क्योंकि इतने साक्ष्य, अकाट्य साक्ष्य के उपरांत जांच तो होती रहेगी। चलिए 10 साल 20 साल चलेंगे, पहले आज कार्रवाई कर दीजिए, इनका डिसमिसल सबसे पहले हो जाए, विनय तिवारी का। और जिन लोगों ने पल करके पुलिस के साथ बगावत की है और नमक हरामी की है, इनके ऊपर कार्रवाई बहुत जरूरी है और जितने जल्दी करेंगे अपने ऊपर कृपा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। गद्दारी के सबूत तो अब सामने आते जा रहे हैं। देखना यह है कि इस मामले में अब एक्शन जो है उसमें कितनी तेजी दिखाती है सरकार और यह सिस्टम। विनय तिवारी ने सीईओ के खिलाफ करवाई थी शिकायत, यह जानकारी भी सामने आई है। एक और ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे दें, जरारी गांव के लोगों से बाकायदा विनय तिवारी ने सीईओ की शिकायत करवाई थी। जरारी गांव में सीईओ ने पकड़ा था लाखों का जुआ। यानी आप देखिए कि पुलिस डिपार्टमेंट में ही एक ईमानदार अफसर के खिलाफ कैसे साजिशें रची जा रही थी। आईपीएस निखिल पाठक ने की थी इस पूरे मामले की जांच और जांच के बाद विनय तिवारी और सीईओ मिश्रा को क्लीन चिट मिली थी। ये जानकारी भी सामने आ रही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और त्रिपाठी साहब, ये जानकारियां देखिए सिर्फ एक ही बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि ये जो मौजूदा सिस्टम हमने बनाया हुआ है, इसमें एक ईमानदार आदमी के लिए, ईमानदार अफसर के लिए बहादुरी से काम करना बहुत मुश्किल है और जो भ्रष्ट होगा, जो अपराधियों के साथ मिलीभगत रखेगा, वो बड़े आराम से जिएगा। देखिए, ये मूल जो बात है वो एक पंक्ति में आपने सवाल में कह दी, लेकिन 2-3 बड़े सवाल हैं जिसको मुझे लगता है कि मैं उन सवालों को बार बार रखूंगा और बड़ी जरूरत है उसकी। जी, उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तो निश्चित तौर पर, और ये कहीं कोई छिपी हुई बात नहीं है उत्तर प्रदेश में, कि समाजवादी पार्टी के शासन में अपराधियों पर एक भी कार्रवाई नहीं हुई। मुझे नहीं ध्यान में आता कि 5 वर्ष में कोई भी एक कार्रवाई हुई हो। तो इसलिए जब समाजवादी पार्टी ये कहती है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे वो इतना नैतिक बल ले आ पाते हैं। और शायद यही वजह है कि अपराध के मुद्दे पर वो सड़कों पर नहीं खड़े हो पाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो 2 बड़े अपराधी होंगे वो उस पार्टी से संबद्ध होंगे। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से अपराध मुक्त है, बिल्कुल कोई अपराधी नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल वही है कि क्या 2017 से 2020 के दौरान पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के जो अपराधियों से मिले हुए पुलिस वाले थे, अधिकारी थे, उनमें से किसी एक की भी सूची ये सरकार दे पाई, या जो बड़े अपराधी थे उनमें से कितनों का एनकाउंटर हो गया? एनकाउंटर जो टॉप 33 की लिस्ट है, उनकी कुछ के घर की कुर्की हो गई, कुछ के घर की गाड़ी उठ गई, लेकिन पूरा तंत्र वो जेल से बैठ के चला रहा है, ये हर दूसरे दिन आता है। दूसरा जो बड़ा सवाल है, जो उससे ज्यादा बड़ा है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 65 मामले होने के बाद जमानत कैसे हो गई, सवाल यह है कि जमानत तो किसी न किसी अदालत ने दी होगी ना। और अगर उत्तर प्रदेश की अदालतें हर दूसरे दिन अदालत के सामने क्या प्रस्तुत किया जा रहा है, ये भी बहुत मायने रखता है ना। वक्त हमारे पास बहुत कम था, वरना अभिषेक के पास में जाना चाह रहा था। लेकिन कुल मिलाकर देखिए वही बात है जो सीईओ देवेंद्र मिश्रा के भाई जो हैं, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र किया कि अगर आप पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप में जाएंगे तो किसी का भी दामन आपको पाक साफ नजर नहीं आएगा। इसलिए पॉलिटिकल बयानबाजी ना ही हो तो अच्छा हो और इस सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश हो। हम भी यही चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।